हेलो फ्रेंड्स, लेह से आज लेह में लोकल साइट सीइंग का प्रोग्राम है। इन लोगों ने रखा है। सुबह सुबह हम लोग उठकर तैयार हो चुके हैं और ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है। अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे 8:30 बजे। लेह में जो लोकल प्लेसेस है उसमें से कुछ है, हेमेस गुम्फा है, शे पैलेस है जो 16th सेंचुरी में बनाया गया था, रैंचो स्कूल है जो 3 इडियट्स में दिखाया गया था, और मोनेस्ट्री है, हॉल ऑफ फेम है, मिलिट्री वालों का एक कुछ बनाया हुआ है वो दिखाएंगे। इसके अलावा भी 2-3 और भी पॉइंट्स है जो हम लोग को ले जाएंगे। टेम्परेचर थोड़ा ठीक है, यहाँ पे 14-15 डिग्री है। श्रीनगर में तो काफी हॉट था। हम लोगों का जो टूर प्रोग्राम बनाए थोड़ा हॉट सीजन में बन गया। श्रीनगर में भी हॉट था और द्रास और उस पहाड़ी इलाके में थोड़ा सा कम हुआ था, लेकिन लेह में अच्छा थोड़ा सा प्लेजेंट मौसम है। तो चलिए आज का लोकल टूर शुरू करते हैं और जो भी हम देखेंगे आप लोगों को भी दिखाएंगे और एक अच्छा सा लेह में लोकल टूर एंजॉय करते हैं। ऑक्सीजन लेवल यहाँ पे काफी कम है। अभी हम लोग मेजर कर रहे थे तो 85-86 ऐसा आ रहा था। तो कल शाम को हम लोगों को लाने के बाद, डिनर के बाद इन्होंने बोला था आप बिल्कुल रूम से नहीं निकलेंगे और पूरा रेस्ट दिया था। कुछ मेडिसिन हम लोग लेके आए थे। इन लोगों के पास ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह का भी था इनके पास में स्टॉक, लेकिन हमारे ग्रुप पे जितने भी लोग हैं किसी को भी ऑक्सीजन सिलेंडर या किसी भी तरह की प्रॉब्लम हैजार्ड यहाँ पे हुआ नहीं है। लेकिन बोला गया है कि चूंकि ऑक्सीजन लेवल, वायु की परत यहाँ पे पतली है, जिस कारण यह ऑक्सीजन लेवल कम रहता ही है हमेशा। 1-2 दिन में अकस्टम्ड हो जाते हैं लोग, लेकिन चूंकि हम लोग बाहर से आए हैं इसलिए कल काफी रेस्ट दिया गया था। दूसरी बात यह है कि यहाँ चूंकि वायु की परत लो है तो सन की रेज ज्यादा आती है, तो कैप लेके जाना है और सनस्क्रीन लगाना जरूरी है। ये सब हिदायतें हम लोगों को दी गई है, तो हम लोग उसको मानते हुए इनके इंस्ट्रक्शंस के अनुसार चल रहे हैं। तो अभी तक सभी लोग ओके है, ठीक है मतलब। तो चलिए चलते हैं आज की लोकल टूर। मेरे पहले एपिसोड में कुछ कमेंट्स आए हैं, मैं जवाब दे रही हूँ। लद्दाख आने का बेस्ट समय जून से सितंबर है। मई में भी कई लोग आते हैं, पर ज़्यादा ठंडा मौसम रहता है। खाने का कोई प्रतिबंध हालांकि नहीं है, लेकिन हाई एल्टीट्यूड होने के कारण ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे कई लोगों को सांस की तकलीफ हो सकती है। लोग बिना वजह हांफने लगते हैं, इसलिए खाना थोड़ा कम ही खाना ठीक रहता है। मेडिसिन्स रखना चाहिए साथ में। कुछ लोग होम्योपैथी पे विश्वास रखते हैं। वे श्रीनगर से ही सुबह शाम मेडिसिन ले रहे थे। ऑक्सीजन सिलेंडर होटल्स में रहता है 750 रुपये पर सिलेंडर। यूज ना होने की स्थिति में हाफ प्राइस पर वापस भी हो जाता है। सिलेंडर खुद भी लेकर जा सकते हैं। जोजिला पास, द्रास, कारगिल, ले हाई एल्टीट्यूड प्लेसेस हैं। प्रिपरेशन बिफोर ट्रैवलिंग के लिए वुलन क्लोथ्स, स्वेटर्स, पुलोवर्स, जर्किन्स, कैप्स, हैंड ग्लोव्स, शॉक्स, मफलर्स लेना जरूरी है। मेडिसिन्स, कुछ स्नैक्स, पल्स ऑक्सीमीटर, आई कार्ड्स, सनस्क्रीन, अच्छे जूते, अम्ब्रेला ये भी लेना जरूरी है। लेह शहर लद्दाख यूनियन टेरिटरी, जो कि 31 अक्टूबर 2019 में बना था, की राजधानी है। लद्दाख का अर्थ उच्च दर्रों की भूमि है। लद्दाख की सीमाएं पूर्व में तिब्बत से, दक्षिण में लाहौल और स्पीति वैली से, पश्चिम में जम्मू कश्मीर और बल्टिस्तान से, और सुदूर उत्तर में कराकोरम दर्रे के उस तरफ जिनजियांग के ट्रांग्स कुनलुन क्षेत्र से मिलती है। विभाजन से पहले बल्टिस्तान लद्दाख का एक हिस्सा था। लद्दाख का कुल क्षेत्र 59,146 स्क्वायर किलोमीटर है एवं सबसे उच्चतम ऊंचाई 7,742 मीटर है। कुल जनसंख्या 2,74,289 है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी, लद्दाखी, बाल्टी, उर्दू, पुर्गी और ब्रोक्स कट भाषाएं बोली जाती है। अतीत में महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों के चौराहे पर एवं अपनी रणनीतिक स्थिति के कारण
लद्दाख को बहुत महत्व प्राप्त था, लेकिन 1960 के दशक में चीनी अधिकारियों ने तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र और लद्दाख के बीच की सीमाओं को बंद कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इस तरह कम हो गया। 1974 में भारत सरकार ने लद्दाख में पर्यटन को सफलतापूर्वक प्रोत्साहित किया है। यहाँ ट्रैकिंग भी की जाती है। चूंकि लद्दाख रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, इसलिए भारतीय सेना इस क्षेत्र में मजबूत उपस्थिति बनाए रखती है। लद्दाख का सबसे बड़ा शहर लेह है, फिर कारगिल है, जिसमें से प्रत्येक का मुख्यालय एक जिला है। लेह जिले में सिंधु, श्योक और नुब्रा नदी घाटियां शामिल हैं। कारगिल जिले में सुरु, द्रास और जंस्कार नदी घाटियां हैं। मुख्य आबादी वाले क्षेत्र नदी घाटियां हैं, लेकिन पहाड़ी ढलान भी देहाती चांगपा खानाबदोशों का समर्थन करते हैं। लद्दाख भारत के सबसे कम आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। इसकी संस्कृति और इतिहास का तिब्बत से गहरा संबंध है। यहाँ का प्रमुख फसल गेहूं एवं जौ है। भूमि को सिंचाई चैनलों की एक प्रणाली द्वारा की जाती है, जो पहाड़ों की बर्फ और बर्फ से पानी निकालती है। इसके अलावा सेब और एप्रिकॉट यहाँ बहुतायत में होता है और तिब्बती भोजन के साथ समानता रखने के कारण यहाँ थुक्पाल नूडल सूप भी काफ़ी प्रमुख खाद्य है। इसके अलावा चावल की खेती भी वहाँ होने लगी है। तिब्बती संगीत, नकाबपोश नृत्य और जबरो नृत्य यहाँ का फेमस नृत्य है। सभी बौद्ध त्योहारों में तिब्बती भाषा में मंत्रोच्चार किया जाता है। पवित्र ग्रंथों का पाठ धार्मिक उत्सव में किया जाता है। हम फर्स्ट साइट सीइंग हेमिस गुम्फा की तरफ आ चुके हैं। इट इज सिचुएटेड एट टॉप ऑफ हिल। देखिए पहाड़ी की तरफ चढ़ रहे हैं सब। गाड़ी नीचे पार्क कर काफी ऊंचाई पर चढ़ना पड़ता है। आज इनका फेस्टिवल है, तो हजारों की तादाद में लोग जा रहे हैं। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ व्हीकल्स पार्क्ड बिलो द हिल। दिस इज हिमालयन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, the Drukpa lineage in Hemis, existing before 11th century. हेमिस गुम्फा लद्दाख के सबसे धनी मठों में से एक है, जो पश्चिमी हिमालय के लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। 12,000 फीट की ऊंचाई पर इसका अनूठा स्थान दुनिया के सबसे ऊंची बस्तियों में से एक बनाता है। हेमिस का पहाड़ी इलाका एक आकर्षण और आभा रखता है, जो विशेष रूप से प्राकृतिक और करिश्माई तरीके से तिब्बती बौद्ध धर्म के लिए है। हेमिस गुम्फा की स्थापना 693 इयर्स पहले की गई थी, जिसे 1630 में लामा टेंगस्टेन रास्पा द्वारा स्थापित किया गया था और 12वीं शताब्दी में एक गुफा धर्मशाला के निर्माण से पहले पवित्र स्थल पर राजा सेंगगे नामग्याल के संरक्षण में पाल्डन सारा द्वारा बनाया गया था। गोम्फा हेमिस नेशनल पार्क के अंदर स्थित है और इस तरह हेमिस का दौरा पर्यटकों को प्रकृति के रोमांचक वन्य जीवन और सुंदरता का आनंद लेने का अवसर देता है। मठ को सुंदर रूप से चित्रित किया गया है और तिब्बती शैली में एक विशाल प्रांगण के साथ सजाया गया है, जो गुरु पद्मा संभव के वार्षिक जयंती समारोह के दौरान नृत्य मंजिल के रूप में कार्य करता है। त्योहार में मास नृत्य भी होता है। हेमिस गुम्फा में भित्ति चित्र दुर्लभ हैं, जो कि 17वीं शताब्दी के पैटर्न को दर्शाते हैं और विभिन्न प्रकार के रंजक
और सोने के पेंट के साथ आंतरिक रूप से डिजाइन किए गए हैं। मठ में अन्य प्राचीन वस्तुओं के बीच बुद्ध शाक्य मुनि की एक संरचना है जो वास्तव में बहुत ही फ्रेंड्स देखिए, ये थिक्से मॉनेस्ट्री है। यह लद्दाख के सबसे खूबसूरत मठों के साथ साथ शांति के लिए पूरे लद्दाख में प्रसिद्ध है, जिसके आसपास की खूबसूरती और यहाँ की शांति हमेशा के लिए यादों में बस जाती है। यह मठ समुद्र तल से लगभग 11,800 फीट की ऊंचाई पर है। इसका निर्माण 15वीं शताब्दी के मध्य में प्लाडन सांगो द्वारा किया गया था। यह लेह शहर से करीब 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और 12 मंजिला ऊंचा मठ है। इसे तिब्बत के पोटाला महल के आधार पर दिस इज थिक्से मॉनेस्ट्री। यहाँ पर हम 50 रुपए की एंट्रेंस फी लेकर अंदर आए हैं। दिखाती हूँ मैं, बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ कर ऊपर तक जाता है। देखिए कितना ऊंचा है। यहाँ पर अंदर 50 मीटर की ऊंची बुद्धदेव की प्रतिमा है। और यहाँ से नीचे तक का व्यू बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। इस मठ का मुख्य आकर्षण इस मठ में बने मैत्रेय बुद्ध की 50 फीट ऊंची प्रतिमा है। यह देखिए, यहाँ सिर्फ आधा हिस्सा ही दिख रहा है, बाकी आधा हिस्सा नीचे की तरफ है। इस मठ में आयोजित होने वाला थिक्से महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस मठ में एक बड़ा सा पिलर है, ये देखिए पिलर, जिसमें भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए संदेश और उपदेश अंकित हैं। शाम के 5 बज रहे हैं। हम लोग हॉल ऑफ फेम पहुंच चुके हैं। यह इंडियन आर्मी द्वारा संचालित किया जाता है। ये म्यूजियम और या वॉर मेमोरियल, इसमें हथियार, हिस्ट्री, सोवेनियर शॉप है। यह वॉर मेमोरियल ब्रेव इंडियन सोल्जर्स की मेमोरी में बनाया गया है, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जान निछावर कर दी थी। यह लेह से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मेमोरियल में कारगिल वॉर में यूज किए गए एवं कैप्चर्ड किए गए वेपन्स रखे हुए हैं। एक सेक्शन में सियाचिन ग्लेशियर में हमारे जवानों द्वारा जो पोशाकें, जो कि सिंगल लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर होती है, यूज की जाती है, वह डिस्प्ले किया गया है। सियाचिन ग्लेशियर में हमारे जवानों द्वारा कितनी विषम परिस्थितियों में, जहां की टेम्परेचर -50, -60 डिग्री रहता है, देश की रक्षा के लिए तैनात रहते हैं, वहां जवानों द्वारा डिटेल में बताया भी जाता है। उसने देखा लंबे चौड़े पठानी सूट में 8 से 10 लोग पत्थर से बंकर बना रहा था। उनको कंफर्म हुआ कि ये इंडियन आर्मी नहीं है, ये पाकिस्तान आर्मी है। इसीलिए फटाफट भटाली बेस में आके इंडियन आर्मी को इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, सर मुंटू डालो इलाके के अंदर कुछ हरकत हो रहा है, आप लोग देख लेना बोल के इंडियन आर्मी फटाफट एक्टिवेट हो जाता है और यहाँ पे एक पेट्रोलिंग तैयार किया जाता है। उस पेट्रोलिंग कमांडर का नाम था कैप्टन सौरभ कालिया। क्या था? मैंने बोला कैप्टन सौरभ कालिया। क्या था? कैप्टन सौरभ कालिया
आगे के साथ 10 जवान पेट्रोलिंग के लिए भेजा गया, यहाँ से भेजा तो जाता है, वहां से एक भी वापस नहीं आया, पूरे का पूरा वहाँ पे शहीद हो गया। इसीलिए फटाफट इंडियन आर्मी यहाँ पे एक ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सफेद सागर। ऑपरेशन सफेद सागर इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ज्यादा हाइट होने के कारण इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों मिलकर उस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाया। ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया, मगर खालूवाड़ टॉप के ऊपर हमारी 111 कोर का राइफल का कैप्टन मनोज कुमार पांडे बहादुरी के साथ, ईमानदारी के साथ लड़ते लड़ते वहाँ पे वो शहीद हो गया। उनकी वीरता को देख के, उनकी बहादुरी को देख के भारत सरकार द्वारा उनको सबसे पहले परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट में है द्रास के अंदर तोलोलिंग। ये जो है तोलोलिंग में था, क्यों में था? क्योंकि श्रीनगर से आते समय ये जो रेड लाइन गुजरता है तोलोलिंग के नीचे से आता है, कारगिल से होते हुए लेह लद्दाख तक, ये हमारा NH1 बोलते हैं, नेशनल तोलोलिंग के नीचे से आता है, इसीलिए ये पाकिस्तान के निगरानी में था। अगर आज हम सबसे पहले तोलोलिंग को रिकैप्चर नहीं करते तो यहाँ पे कौन होते? ऐसा होने देते? ऐसा होने देते? ऐसा ना हो तोलोलिंग को रिकैप्चर करने के लिए कैप्टन विजय थापर को टास्क मिला। यहाँ पे कैप्टन विजय थापर बहादुरी के साथ तोलोलिंग को रिकैप्चर करने के बाद 22 की एज में शहीद हुआ, जिसका द लास्ट पोस्ट आप लोग यहाँ पे जरूर पढ़िए। द लास्ट पोस्ट करके आप लोगों को प्राउड फीलिंग होगा, फख्र महसूस होगा। शहीद होने से पहले एक दिन अपने पिताजी के नाम खत लिख के वो शहीद हुए। बाद में पिताजी के भी मैसेज आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद आप सभी को पता होगा कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम सभी ने सुना, जिसका दूसरा नाम क्या है? शेरशाह के लिए ये आवाज बहुत कम होता है। क्या था उसका दूसरा नाम? शेरशाह को टास्क मिला यहाँ पे 5143 को रिकैप्चर करने के लिए। बहादुरी के साथ, ईमानदारी के साथ 5143 को रिकैप्चर किया। आगे एडवांस करते समय 2 गोली लगने के कारण यहाँ पे वो घायल हो गया। घायल होती अपने सीनियर ऑफिसर को यहाँ से 4 बार का एक मैसेज पास किया जाता है। वो मैसेज क्या था? क्या था? ये दिल मांगे मोर उस फिल्म के अंदर इसलिए बोलता है क्योंकि उसका दिल यहाँ पे नहीं रुका था। 4875 के ऊपर आगे एडवांस करने के लिए वो चाहता था, आगे एडवांस किया भी, इसीलिए उस फिल्म के अंदर बोलता है ये दिल मांगे मोर। इसलिए उसके अंदर इतना जोश था, हिम्मत था, घायल था, मगर आगे एडवांस किया। 4875 के ऊपर आगे एडवांस करते समय चंद सेकंड पहुंचने से पहले दोबारा गोली लगने के कारण वहां पे वो शहीद हो गया। उनकी वीरता को देख के उनको भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। बाकी उसके साथ जितना भी सेना थे, राइफलमैन संजय कुमार के साथ जितना भी सेना थे, 4875 को बहादुरी के साथ रिकैप्चर करने के बाद राइफलमैन संजय कुमार वहां से जीवित वापस आए थे। उसके बाद टाइगर हिल ज्यादा डोमिनेंट हाइट होने के कारण इंडियन आर्मी को 1 महीने का समय लग गया। यहाँ पे इस चाल को टाइगर हिल को रिकैप्चर करने के लिए 18 ग्रेनेडियर को टास्क मिला। यहाँ पे 18 ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह ने टाइगर हिल को बहादुरी के साथ रिकैप्चर तो किया, मगर उसको 10 से 12 गोली लगने के बावजूद भी वहाँ पे तिरंगा लहरा के भारत माता पुकार के वहां से वो जीवित वापस आए थे, अभी भी जीवित है। उसके बाद कारगिल 5608 कक्सार मजदा लास्ट में इंडियन आर्मी ने यहाँ पे एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन तलवार। ये जो है कारगिल वॉर 1999 एक्चुअल में शुरू हुआ था बटालिक से 2 मई को कारगिल में आके 26 जुलाई को ये वॉर खत्म हो गया। कम से कम इंडियन आर्मी को 3 महीने का समय लग गया। पाकिस्तान ने जितना भी जगह जमीन को ऑक्यूपाई करके रखा था, इंडियन आर्मी ने 3 महीने के अंदर पूरे का पूरा रिकैप्चर किया। पाकिस्तान को यहाँ से एक भी टुकड़ा लेके जाने नहीं दिया। इसीलिए हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। और इस दौरान इस देश की सुरक्षा करते करते उन माओ का 3 महीने के अंदर 527 जवान इस देश के लिए शहीद हुए और 1100 से ज्यादा यहाँ पे घायल हुए। थैंक यू। जय हिंद। हम लोग शांति स्तूपा पहुंच गए हैं। यह दुनिया का सबसे ऊंचा शांति स्तूपा है, जो कि लेह शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस स्तूपा की ऊंचाई 3909 मीटर है और यह शांति स्तूपा पवित्र बुद्ध अवशेषों से भरा हुआ है। इस स्तूपा से पूरे लेह शहर दिखता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस शांति स्तूपा की नींव 25 अगस्त 1985 को 14 दलाई लामा बेंजिन ग्यात्सो द्वारा रखी गई थी। इस स्तूपा का उद्घाटन जापान की निप्पोंजन म्योहो जी की उपस्थिति में थिक्से खेम्पो द्वारा 25 अगस्त 1991 में किया गया था। बौद्ध धर्म के 2500 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में यह बनाया गया था।
सिंधु नदी भारत की पवित्र नदियों में से एक। जहाँ से हम आ रहे थे कारगिल के थ्रू, हम आ रहे थे, सिंधु नदी उस तरफ अल्हड़ बहती हुई कारगिल के आगे जा रही थी। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कैलाश, तिब्बत के कैलाश मानसरोवर के एक गांव से होता है। उसके बाद ये तीव्र गति से बहती हुई लेह तक आती है। यहाँ लेह में एक एरिया इन्होंने बनाकर रखा है। यहाँ पर हम नीचे आकर पानी को, पवित्र पानी को स्पर्श कर सकते हैं, आशीर्वाद ले सकते हैं। इसके आगे सिंधु नदी कारगिल के थ्रू होते हुए ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जाती है और वहाँ अरब सागर में मिलती है। बहुत ही खूबसूरत दिलकश नज़ारे देखिए, जहाँ तक नजर जाए नीला आसमान। पानी का बहाव काफी तेज, स्पर्श करते हैं पानी को। तो फ्रेंड्स, लेह लोकल टूर का एपिसोड 3 यहीं समाप्त करती हूँ। कल सुबह चांगला पास, पेंगोंग लेक एवं नुब्रा वैली तक का सफ़र बहुत ही अमेजिंग और मेस्मराइजिंग होने वाला है। बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। और कमेंट करके कोई क्वेरी हो या इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हो तो ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।